हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी में कुछ जनरल आइडेंटिटीज़ को डिफ़ाइन किया था। टोटल हमारे 9 लॉज बने थे उसमें: आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ एंड फाइनली अब्जॉर्प्शन लॉ। ये हमने टोटली डिफ़ाइन किए थे और इनमें से 3 लॉज को हम प्रूव कर चुके हैं। वो थे हमारे आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज को हम प्रूव करने वाले हैं, जनरल आइडेंटिटीज़। एक होता है डी मॉर्गन लॉ और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन दो को आज की इस वीडियो में प्रूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इन सब का एप्लीकेशन हम करेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इन सब को यूज करते हुए। तो इन 2 लॉ को प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक्स जो ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट के लिए होता है, उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ फिर से, ताकि उनको यूज़ हम इजीली कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन के लिए। यूनियन के लिए मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में यूज़ भी किया था, कि x अगर हमारा a यूनियन b में बिलोंग करता है तो इसका मतलब होगा कि x जो है या तो a में बिलोंग करेगा या हमारा x b में बिलोंग करेगा। इसके लिए हम और वर्ड यूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको हम यूज़ भी करेंगे आज, कि x अगर हमारा a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब होगा कि x जो है हमारा ना तो a में बिलोंग करेगा और ना ही x हमारा b में बिलोंग करेगा। तो यूनियन के लिए 2 कंडीशन, आप 2 डेफिनेशन होती है, एक बिलोंग्स के लिए, एक डज नॉट बिलोंग्स के लिए। दोनों को आप ध्यान में रखें, इसका यूज़ भी करने वाले हैं। ये वाली हम यूज़ करेंगे आज कंडीशन यूनियन के लिए जो होती है। सेम तरीके से इंटरसेक्शन के लिए होती है। इंटरसेक्शन के लिए होता है कि अगर x हमारा a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है x a में भी बिलोंग करेगा एंड x हमारा b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस की। x अगर हमारा a माइनस b में बिलोंग करता है तो इसका मतलब होगा कि x हमारा a में तो बिलोंग करेगा लेकिन एंड x हमारा b में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस होती है आपकी, जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है कंप्लीमेंट के लिए। अगर x कोई हमारा एलिमेंट a में बिलोंग करता है तो x उसके कंप्लीमेंट में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर x कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है a की पावर c में या a डैश से, जिसको हम डिनोट करते हैं, तो x कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डी मॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने में हम यूज़ करेंगे। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट और भी बताया था कि कभी भी अगर आपको 2 सेट को बराबर प्रूफ करना हो, ए को बी के बराबर प्रूफ करना हो, तो प्रूफ करने के हमारा यहाँ पर जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले हम ए को बी का सबसेट दिखाए, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे, फिर हम बी को ए का सबसेट दिखाए, उसको इक्वेशन 2 का नाम दे। जब आप ऐसा बोलेंगे कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। तो कभी भी 2 सेट को बराबर दिखाना है तो एक दूसरे का सबसेट दोनों को दिखा दीजिए और दोनों इक्वेशन से हम सेट को बराबर बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ आपका होने वाला है। ठीक है। डी मॉर्गन लॉ यूनियन के लिए होता है और इंटरसेक्शन दोनों के लिए होता है। दोनों को प्रूफ करेंगे। पहले हम डी मॉर्गन लॉ को जान लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ होता क्या है। कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। डी मॉर्गन लॉ आपका होता है कि अगर आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट को हम सी से या डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन होती है ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और यूनियन जो बीच में होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम प्रूफ करने वाले हैं पहले डी मॉर्गन लॉ को। पहले यूनियन के लिए प्रूफ करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए। तो यूनियन के लिए अगर प्रूफ करें तो हमें यहाँ पर ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम दिखाएंगे ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को इसका सबसेट, फिर हम दिखाएंगे इसको उसका सबसेट,
इसका सबसेट, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। सबसेट दिखाने की कंडीशन आपको बहुत इजीली पता है। अगर हमें ए को बी का सबसेट दिखाना है तो इसके लिए हम करते क्या है, एक एलिमेंट ए का उठाएंगे और उस एलिमेंट को बी में भेज देंगे, है ना। अगर एक एलिमेंट ए का उठाने पर वो एलिमेंट बी में चला जाता है तो इसका इम्प्लाइज ये होता है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो यही सब कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। चलिए, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एक एलिमेंट माना, मैंने लेट किया कि कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। अगर ये ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये कभी भी ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट, क्योंकि ए और ए का कंप्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं, इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से भी मैंने इसको बताया था कि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए सेट है तो ए का कंप्लीमेंट ये बाहर वाला होगा, इनमें कभी भी कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो अगर ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में एक्स बिलोंग करता है तो वो कभी भी ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर एक्स हमारा ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, इससे इम्प्लाइज ये होगा कि ना तो वो ए में बिलोंग करेगा एंड ना ही वो बी में बिलोंग करेगा बाय द डेफिनेशन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अब अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता तो सिंपल सी बात है, फिर तो एक्स ए के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा, एंड वर्ड सेम रहेगा बीच में। अगर एक्स बी में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब होगा एक्स बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा, बी की पावर सी जिसको हम कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपने ये कहा कि जो एक्स है वो ए के कंप्लीमेंट में भी बिलोंग करता है एंड और साथ ही साथ में वो बी के कंप्लीमेंट में भी बिलोंग करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंटरसेक्शन की अगर डेफिनेशन यूज करें, जो एक्स एलिमेंट है वो ए के कंप्लीमेंट में भी है, इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में भी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए ज़रा, ये एलिमेंट एक्स माना तो हमने था ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट का, लेकिन ये एलिमेंट पहुंच गया ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में, तो इससे ये इम्प्लाइज होता है, ठीक है, देयरफॉर लिख देता हूँ, देयरफॉर एलिमेंट था उसका पहुंचा इसमें, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का जो होल कंप्लीमेंट है वो सबसेट होगा ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमने एक इक्वेशन बना दी, हमने ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का सबसेट दिखाया। अब जस्ट उल्टा करना है इसका, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए एलिमेंट मानेंगे हम राइट वाले सेट का और भेज देंगे उसको लेफ्ट वाले सेट में, है ना। अगेन लेट अब हमने y एलिमेंट माना और हमने मान लिया कि ये जो y एलिमेंट है ये हमारा a के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये a के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इससे इम्प्लाइज ये होता है, दिस इम्प्लाइज कि जो y है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जो y है वो a के कंप्लीमेंट में भी है एंड वो जो y है वो हमारा b के कंप्लीमेंट में भी है, बीच में एंड वर्ड आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि y एलिमेंट a के कंप्लीमेंट में है और b के कंप्लीमेंट में है, इसका मतलब y कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा, एंड वर्ड बीच में सेम रहेगा, y कभी भी b में बिलोंग नहीं करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर आपने बोला कि y ना तो a में है और ना ही b में है, इसका मतलब y a यूनियन b में भी नहीं होगा। और अगर y a यूनियन b में नहीं है फिर तो सिंपल सी बात है, वो a यूनियन b के कंप्लीमेंट में तो ज़रूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि एलिमेंट था किसका, y a के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट का, पहुँच गया किस में, a यूनियन b के होल कंप्लीमेंट में। इससे ये शो होता है कि जो a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट है वो सबसेट है a यूनियन b के होल कंप्लीमेंट का। ठीक है,
और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए ज़रा, इक्वेशन 1 में आपने कहा था कि ये जो है इसका सबसेट है, लेकिन इक्वेशन 2 में आप उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट वो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब ये दोनों इक्वल हो। ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों इक्वल हो, और वही हमें प्रूफ भी करना है। लास्ट में हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट, यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में, बी का कंप्लीमेंट। दिस इज़ आवर फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ, जो कि हमने यूनियन के लिए डिफाइन किया है। ठीक है, सेम तरीके से हमारा एक लॉ होता है डी मॉर्गन लॉ फॉर द इंटरसेक्शन, और वो होगा प्रूफ डेट वो आएगा हमारा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट आपको निकालना है तो ए का कंप्लीमेंट निकालो, बी का कंप्लीमेंट निकालो, और जो इंटरसेक्शन है उसको यूनियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा दूसरा डी मॉर्गन लॉ होगा। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं भाई। इसमें भी हमने लेट किया पहले एक एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। अगर ये इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो सिंपल सी बात है, एक्स कभी भी ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा। ये डेफिनेशन है जो कि स्टार्टिंग में आपको बताई भी थी कि अगर कोई वाई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो वो कभी भी कंप्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए और ए का कंप्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओके, तो डेफिनेशन से हमने लिखा है एक्स कभी भी ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो है ना तो ए में होगा या फिर एक्स जो है ना बी में होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा या फिर एक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब एक्स जो है वो ए के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा या फिर एक्स जो है वो बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर और वर्ड है तो इसका मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट में। चूँकि और वर्ड यहाँ पर आया है तो इसलिए यूनियन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब ये एलिमेंट तो था ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का, और पहुँच किस में गया? ए के कंप्लीमेंट, सॉरी, एलिमेंट था ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का, लेकिन पहुंच गया ये ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट में। इससे यही इम्प्लाइज होता है, देयरफॉर इससे इम्प्लाइज होता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है वो हमारा सबसेट है ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट का, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब हम दिखाएंगे ए यूनियन बी के ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट को ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट का सबसेट। उसको दिखाने के लिए हम इस तरफ का एक एलिमेंट मानेंगे, इसमें भेज देंगे, है ना, सेम कंसेप्ट से। अगेन लेट अब हमने लेट कर लिया कोई वाई एलिमेंट जो कि ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। अगर ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट में ये एलिमेंट बिलोंग करता है तो यूनियन की डेफिनेशन ये कहती है कि या तो वो एलिमेंट ए के कंप्लीमेंट में होगा या फिर वो एलिमेंट बी के कंप्लीमेंट में होगा। ठीक है, और इससे ये शो होता है अगर वो कंप्लीमेंट में है तो कभी भी ए में बिलोंग नहीं करेगा और वो कभी भी बी में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। और ना तो वो ए में है और ना ही वो बी में है, तो इसका मतलब कभी भी वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा। और अगर वो इंटरसेक्शन में नहीं है तो सिंपल सी बात है, फिर तो इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट में होगा तो वो कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब एलिमेंट था तो ये वाई ए की पावर सी यूनियन बी की पावर सी का, लेकिन पहुंचा ये ए यू इंटरसेक्शन बी की पावर सी में। इसका मतलब ये एक दूसरे के सबसेट रहे होंगे। देयरफॉर इससे शो होता है कि जो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के होल कंप्लीमेंट का। और इसको हम इक्वेशन 2 डाल देंगे। इक्वेशन 1 में आपने कहा था कि ये इसका सबसेट है,
इक्वेशन 2 में आप कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है। ये तो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। तो फाइनली हम लास्ट में कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 जो A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा A के कम्प्लीमेंट यूनियन B के कम्प्लीमेंट का। तो ये हमारा दूसरा डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हुआ। डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ काफ़ी बार एग्जाम में आता है, डेफिनेशन भी इसके एग्जाम में आती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल सेम तरीके से हम प्रूफ करेंगे। A इंटरसेक्शन B यूनियन C को हमें प्रूफ करना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, है ना, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सेम कंसेप्ट से हम इसको प्रूफ करेंगे। पहले वाला केस लेते हैं। हमें A इंटरसेक्शन B यूनियन C को इसके बराबर दिखाना है। तो इसका मतलब हमें एलिमेंट मानना पड़ेगा लेफ़्ट वाले सेट का और भेजना पड़ेगा राइट वाले सेट में। पहले इसको उसका सबसेट दिखा देंगे, है ना। तो लेट कर लिया हमने कोई एक्स एलिमेंट जो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C में, ठीक है। अब ये एलिमेंट अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C में बिलोंग करता है तो पहले हम यहाँ पर A इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को ओपन करेंगे। इंटरसेक्शन है तो एंड वर्ड आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x जो है वो बिलोंग करेगा A में एंड x जो है वो बिलोंग करेगा B यूनियन C में, ठीक है। अब ये हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाई। x बिलोंग करेगा A में एंड x बिलोंग करेगा, यहाँ पर हमारा जो पेयर है वो B और C का है तो यूनियन है, तो x बिलोंग करेगा B में और x बिलोंग करेगा C में, ठीक है। तो यहाँ पर और वर्ड आ जाएगा। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इस एंड को हम पेयरिंग कर सकते हैं, पहले B वाले पेयर के साथ, है ना, और फिर C वाले पेयर के साथ। तो सेम तरीके से पेयरिंग हम इसकी कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ऐसे पेयर बना लेंगे। और फिर हम इसमें एंड लिख सकते हैं इस तरीके से इसको मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पर x जो है A में बिलोंग करता है और यहाँ पर x जो है B में बिलोंग करता है और वर्ड बीच में है, और x जो है C में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे अब, ताकि हम इजीली प्रूफ कर पाएँ। दूसरी फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, ये जो x बिलोंग्स टू A है इसको हमने दो बार लिखा। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A, इसको हमने दो बार लिख दिया और जो बाकी है वो सेम लिखा, एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। चूँकि इसको दो बार लिखने से हमारे डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब भी वही है कि x जो है वो A में बिलोंग करता है, ठीक है। दो बार लिखने से बहुत ईजिली हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे, है ना। अब यहाँ पर पेयरिंग कैसे करेंगे कि जो x बिलोंग्स टू A है और x बिलोंग्स टू A है और यहाँ पर x बिलोंग्स टू B है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस x बिलोंग्स टू A का पेयर x बिलोंग्स टू B के साथ कर देंगे, एंड वर्ड हमारा मिडिल में रहेगा। फिर x बिलोंग्स टू A का पेयर हम x बिलोंग्स टू C के साथ कर देंगे, उस केस में भी ये जो हमारा और वर्ड है ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो उनकी पेयरिंग हम अलग अलग कर देंगे। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। तो हमने इनकी दोनों की पेयरिंग की। इसका मतलब है कि जो x है वो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B में, क्योंकि एंड वर्ड हो गया इसमें यूज, और बीच में रहेगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, क्योंकि एंड वर्ड इधर भी आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर और वर्ड है बीच में तो यूनियन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट तो था ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C का, लेकिन पहुँच गया ये इस सेट में, और ये तभी पॉसिबल है, देयरफॉर ये तभी पॉसिबल है जब A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो सबसेट हो A इंटरसेक्शन B का
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, ये तभी पॉसिबल है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारी। फिर सेम तरीके से इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब एलिमेंट हम इस साइड का लेंगे और उसको भेज देंगे दूसरी साइड में। तो अगेन लेट इस बार हमने एलिमेंट लिया इस वाले सेट का, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, इसका एलिमेंट लिया बाय द डेफिनेशन। इसका मतलब होगा कि जो x एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, और x जो है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी में। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की, इसको भी हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि x जो है बिलोंग करेगा ए में, एंड x जो है वो बिलोंग करेगा b में, और वर्ड बीच में रहेगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन इस सी के लिए कर देंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वापस पेयरिंग कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, इनका पेयर बना सकते हैं एक साथ। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, इसका पेयर हमारा एक साथ बन जाएगा, एंड वर्ड बीच में आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू ए, और ए का पेयर हमने बनाया जिसको हमने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा, एंड वर्ड बीच में आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, और इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, एंड दिस विल बी, एंड वर्ड है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। एलिमेंट था ये उस सेट का, लेकिन पहुंच इस सेट में गया, तो इससे केवल यही इम्प्लाइज होता है देयरफॉर जो a इंटरसेक्शन b है और यूनियन a इंटरसेक्शन c है, वो हमारा सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c का, जिसको हम इक्वेशन 2 डाल देंगे। ठीक है, तो हमने एक बार हमने इसको उसका सबसेट दिखाया इक्वेशन 1 में, एक बार हमने इसको उसका सबसेट दिखाया। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो है इसका सबसेट है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नहीं ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल रहे होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों इक्वल है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हुआ। ठीक है, इसमें सेकंड एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल सेम तरीके से आप प्रूफ करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट किया है, एज इट इज़ वो भी प्रूफ होगा। वो आपके लिए होमवर्क होगा, उसको आप अपने आप ट्राई करें। ठीक है, देखिए बहुत इजी है अगर आपको पुरानी वीडियोज़ का कंसेप्ट अच्छे से आता हो। ठीक है, पुरानी वीडियोज़ का कंसेप्ट आता हो और जो ऑपरेशंस मैंने बताए थे वो आपको अच्छे से आते हो, तो बहुत इजीली आप इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो सभी हमारी जो जनरल आइडेंटिटीज़ थी वो हमने प्रूफ की। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम एप्लीकेशन करने वाले हैं इन सभी आइडेंटिटीज़ का, ये जो हमने लॉज पढ़े हैं सारे के सारे, इन सबको यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर देखिए तो 2 एग्जाम्पल इस तरह के पूछे गए थे 10 नंबर में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो उन सब के लिए इन सभी लॉज को और ऑपरेशंस को आप अच्छे से तैयार